Hello students, welcome to my channel. This is Tomland. My name is Said Farman and हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था, ठीक। और आज हम वही से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। होप करता हूँ कि नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा, रूल्स आपको पता अब होंगे ही, एंड कैसे लिखते हैं वो भी आपको पता होगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. The process is called classification. ठीक है, आप क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया है, ठीक है। एस ब्लॉक बनाया है, पी ब्लॉक बनाया है, ठीक है। इसी तरह डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक बनाया है। इसी तरह ऑर्गेनिज्म को भी पर्टिकुलर ग्रुप्स में हमें बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर ग्रुप्स में रखना पड़ेगा, ताकि हम ग्रुप्स में से एक मेंबर को पढ़े, ठीक है। तो हमें सारे सारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज को समझ में आ जाए। सपोज अगर आपको एक ह्यूमन दिया जाए, ठीक है, और ह्यूमन में से आप पढ़ोगे कि ह्यूमन के बारे में, ठीक, तो आपको सारे ह्यूमन के बारे में ऑलमोस्ट पता चल गया कि क्या होता है, कैसे इनके ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह अगर आप मैमल के बारे में पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट सारे मैमल्स के आपको मेन कैरेक्टर तो समझ में आ ही जाएंगे। दैट इज वाई वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यही है कि हम इस प्रोसेस को इजी बनाए, स्टडी के प्रोसेस को, इसलिए हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। Classification is a process by which anything is grouped, ठीक है, into convenient categories based on some easily observable characters। जो सिंपल सी बात है कि क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ग्रुप्स में हम कैटेगराइज करते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, we can easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats, insects। ये तो easily हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इजीली इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर ग्रुप्स है, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सी बात है। सपोज अगर मैं आपको बोलूंगा डॉग, तो सिंपल सिंपल सी बात है कि आपको माइंड में आपके डॉग्स आ जाएंगे। बोलूंगा कैट्स, आपके कैट्स आ जाएंगे। तो डॉग पर्टिकुलर ग्रुप है, कैट पर्टिकुलर अलग ग्रुप है। तो इनको हम पर्टिकुलर फीचर से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसी के इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे वीट बोलूं तो आपको वीट ही माइंड में आ जाएगा। मैं आपको सपोज राइस बोलूं तो राइस ही आ जाएगा। इसी तरह क्या है, डॉग्स, ठीक है, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms, ठीक है ना। अब एक कोई पर्टिकुलर साइंटिफिक टर्म इसके लिए चाहिए। इस जो हम ये ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो, किसी भी लेवल का ग्रुप हो, उसके लिए साइंटिफिक टर्म जो हम यूज करते हैं वो है टेक्सा। क्या है? टेक्सा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप आगे पहले मैमल्स पे, क्या आगे? मैमल्स एक टेक्सा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, मैमल्स टेक्सा है। लेकिन आप डॉग्स पे आगे, डॉग्स चूंकि मैमल्स है, डॉग्स भी एक टेक्सा है, ठीक है। किसी भी कैटेगरी पे, किसी भी लेवल पे कोई भी ग्रुप हो, उसको हम टेक्सा बोलते हैं, टेक्सा, ठीक। मतलब टेक्सा जो है ये डिफरेंस, अब मैं आपको देखते हैं क्या लिखा है, इससे मे भी आपको अच्छे समझ में आ जाए। यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट category at very different levels. Plants also form taxa. Wheat is also a taxa, ठीक है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी लेवल पे जो भी ग्रुप होगा उसको हम टेक्सा के नाम से वहां पे बोलते हैं, ठीक है। टेक्सा है, ठीक है, एक टेक्सा है। तो टेक्सा एक ग्रुप है, मतलब कहीं किसी भी लेवल पे, ठीक, कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी किसी भी लेवल पे। Similarly, suppose animals, mammals are dogs are also taxa or all taxa. But you know that dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, mammals, animals and dogs represent taxa at different levels. ठीक है। अब चूंकि ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ग्रुप्स है, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स पे पर्टिकुलर टेक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अब ये जो सिस्टम है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गन को क्लासिफाई करता है डिफरेंट टेक्सा में, इसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक। बेस्ड on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. अब टेक्सोनॉमी वो एक सिस्टम है, वो एक वे है, वो एक सिस्टम है जिससे हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेक्सा में असाइन करते हैं, डिफरेंट टेक्सा असाइन करते हैं उनको, उनको डिफरेंट टेक्सा में रख देते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। टेक्सोनॉमी क्या होता है? वो सिस्टम जिससे हम डिफरेंट टेक्सा क्रिएट करते हैं, या जिससे हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब ये यहाँ पे मसला है, ये इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि मे भी आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से फीचर हम लेते हैं। पहले तो लेते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, उसके बाद इंटरनल,
अलोंग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट, आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे पहले। डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस वो भी हम कंसिडर करते हैं। या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल टू फॉर एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स है जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? एक तो है आपका external features, internal structure, cell structure, development of development process and ecological information, ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बेसिस है, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं आगे। Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. ठीक, हाँ, taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. ठीक है, जब पहले जो क्या होता था, पहले पहले जो ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते थे, हम उनको उनके काम पे क्लासिफाई करते थे। सपोज मैं आपको बताता हूँ कि अगर दूध जो ऑर्गेनिज्म देते थे उनको हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में हमने उनको रखा था, ठीक है, उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई थी। फिर ये नहीं देखा था कि क्या है उनमें, क्या है, क्या हैबिटेट है, सेल स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं पता था ना, इकोलॉजिकल हिस्ट्री पता थी ना, तो हम इंटरनल फीचर से देखते थे। तो सिंपल से हम उनके काम के हिसाब उनके काम के मुताबिक उनकी ग्रुप्स बनाते थे, ठीक। In early days, human beings needed to find source for their basic need of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the use of various organisms. जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी वो किस पे बेसिस थी, बेस्ड थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, किस पे थी, यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऐसे आपको निकाल दें पर्टिकुलर जो छोटे छोटे पॉइंट्स ये याद रखने, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं नीट में, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं इसको टिक करके रखता हूँ। अर्ली क्लास किस पे बेस थे, यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक। देखिए अब क्या है, ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। जो ब्रांच इस पे डील करता है वो ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप ढूंढता है कि कौन ऑर्गेनिज्म किससे रिलेटेड है, कौन सा ग्रुप किस ग्रुप से रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स वर्ड जो है लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। एक है सिस्टमा, सिस्टमा मीनिंग सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक। ये जब हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि लिनियस ने अपनी बुक का नाम क्या किया था, क्या रखा था, सिस्टमा नेचुरी। एंड the scope of the system was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कैटेगरी इनमें से सिस्टमैटिक्स के अंदर आती है। आइडेंटिफिकेशन आता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर भी सिस्टम्स के अंदर ही आता है, एंड क्लासिफिकेशन भी आ जाता है। तो इसको इस वे से याद रखना पड़ेगा। ये सिस्टमैटिक जो है इसमें क्या, किस बेस पे हम करते हैं, अकाउंट इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या इससे एक दो क्वेश्चन है जो थोड़े से इजी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि सिस्टम में कौन कौन से ब्रांच आते हैं। तो सिस्टमैटिक जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ करते हैं। इसी तरह यहाँ पे अर्लीस्ट क्लास में किस पे बेसिस थी, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे। अब जो टेक्सन्स है डिफरेंट लेवल पे वो हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट लेवल पे टेक्सा, ठीक। टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स hierarchy of steps in which each step represents a rank और कैटेगरी, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप पहले देखोगे कि सबसे ज्यादा कौन आपस में मिलते हैं उनको लाओगे, उसके बाद देखोगे कहाँ कहाँ पे कम कम कैरेक्टर्स मिलते हैं, उसके बाद और कम कैरेक्टर्स मिलते हैं, और कम कैरेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से एक पर्टिकुलर ग्रुप बनता है, उसकी बेसिस कुछ होती है। तो ये एक सिंपल सिंगल प्रोसेस नहीं होती है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। एक हायरार्की बनती है। देखो हायरार्की जो है टाइप ऑफ लेटर होती है जिसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मतलब यहाँ पे आपने एक लेटर बनाई, ठीक। तो इस लेटर का क्या होता है, यहाँ पे हम लेते हैं पहले बेसिक वाला पॉइंट, यहाँ पे हम लेते हैं एक वाला स्टेप। ये जो स्टेप है यहाँ पे हम लेते हैं एक ग्रुप को यहाँ पे लेते हैं, इसको मानते हैं कि इसमें जो ये जो ग्रुप है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स के। उसके बाद ये कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं,
फिर यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह ये ग्रुप बढ़ते जाते हैं और लास्ट पे यहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम कैरेक्टर्स मिलते हैं आपस में ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक लेडर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, एक हायरार्की बनती है, जिसमें डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. क्योंकि कैटेगरी जो है एक ओवरऑल अरेंजमेंट में एक पार्ट है इसका, तो उसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आप खुद पढ़ोगे। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो सारी कैटेगरीज को मिला के आपको एक हायरार्की बनती है, एक चेन बन जाती है ग्रुप्स की, जिनको आप बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। Each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed taxon. ठीक है ना, वही है, वही पहले वाली बात। जो भी जिस स्टेप पे भी आप जाओगे, सपोज ये स्टेप है आपका, ठीक है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है। जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, जिनके कैरेक्टर्स नीचे अगर आप आओगे तो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, ऊपर जाओगे तो कम होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ईच कैटेगरी ईच लेवल पे इसको हम टैक्सन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, चलते हैं। हम्म ये थियोरेटिकल पार्ट है। तो यही इसमें लिखा है कि रैंक है, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, ईच रैंक और टैक्सन, ठीक है, in fact represents a unit of classification. These are groups categories distinct entities, not merely morphological aggregates. ये morphological aggregates नहीं होते, different distinct biological entity होती है, जिनको हम particular ग्रुप्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये theoretical पार्ट है, आप पढ़ दो, पढ़ लोगे खुद ही, ठीक। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division, ठीक है, class, order, family, genus, species. All organisms, including those in the plants and animal kingdom, have species as the lowest category. आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपको याद रखना है। ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी होती है, स्पीशी, एंड सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन होता है, किंगडम, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कैरेक्टर जो मिलते हैं स्पीशी में, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं। उसके बाद सबसे कम कहाँ पे मिलते हैं, जब वो किंगडम में पहुंच जाते हैं। अब द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। तो अब जो क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं वो है कि कौन सी बेसिस है, किन बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पूछ सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or a group of organisms. This helps us in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as other kinds of organisms. तो यही वही बात है कि हम पर्टिकुलर कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उन कैरेक्टर्स में देखते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर है, किस में ये कैरेक्टर है, फिर उन कैरेक्टर की बेसिस पे हम पर्टिकुलर ग्रुप्स बनाते हैं। तो जो हायरार्की होती है जिसमें हम डिफरेंट ग्रुप्स को रखते हैं, क्या होता है, सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे किंगडम के, कैसे याद रख सकते हैं, कीप पॉट्स के बाद आपको मिलेगा फाइलम, कीप पॉट्स क्लीन, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, फैमिली गेट्स, जीनस, सिक, ठीक है। तो कैसे याद रखना है इसको, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ठीक है। ये रहा आपका किंगडम, ये रहा आपका फाइलम, ठीक है, ये रहा आपका क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीशी। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, ऊपर से नीचे जैसे ही आप आओगे तो क्या होगा, यहाँ पे कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे। तो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक सबको पढ़ेंगे कि क्या होता है स्पीशी, का क्या होती है, जीनस क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, स्पीशी से, ठीक है। तो ये दिया है हमारे स्पीशी में, पढ़ते हैं क्या लिखा है। Taxonomic studies consider a group of individuals, organisms with fundamental similarities as species. ठीक है, one should be able to distinguish one species from the others closely related species based on the distinct morphological differences.
ठीक है। तो अगर आपको स्पीशी, किसी चीज़ को आप स्पीशी बोलते हो, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप स्पीशी बोलते हो, तो वहाँ पे हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी इजीली मतलब अलग अलग करने की जो है उतनी वहाँ पे कैरेक्टर्स होने चाहिए जो विजिबल हो, ठीक है। इतने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होने चाहिए कि हम एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी डिस्टिंग्विश कर सके, ठीक। लेट अस कंसिडर मैंगिफेरा इंडिका। मैंगिफेरा इंडिका किसका नाम है? यहाँ पे आप नेमिंग स्टाइल देख सकते हो। क्या करना होता है? एम कैपिटल होगा। ये किसका होता है? ये कौन सा वाला होता है? ये जीनस वाला पार्ट होता है, ठीक है। इंडिका क्या होता है? स्पीशी होती है। इसका आई स्मॉल आएगा क्योंकि ये स्पीशी है। इसी तरह सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है। पेंथ्रालियो लाइन है, लाइन, ठीक है, लाइन है ना। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इंडिका जो है, इंडिका, इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, ये स्पीशी नेम है, ठीक। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्निफेरा, सोलिनम एंड पैंथरा ये जेनरा है, ये जीनस है, इनका पर्टिकुलर जीनस है, ये पार्ट लिया गया है। जो इससे बड़ी वाली कैरेक्टर जो कैटेगरी है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जी मैंने लिखा था, स्पीशी के बाद क्या आता है? जीनस, ठीक है। तो वो जीनस, ये जेनेटिक नेम वही से लिया गया है, इनके जीनस है, वो हम उसके बाद पढ़ेंगे। ईच जीनस, यहाँ पे एक पॉइंट है, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली क्या होता है, हम पहले स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक स्पीशी है, ये दूसरी स्पीशी है, ठीक है। इसी तरह जब हमने स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को पर्टिकुलर जनरा में डाल देते हैं, ठीक। तो एक जीनस में क्या हो सकता है? बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है, दो, दो से ज्यादा, एक, बहुत सारी स्पीशीज भी हो सकती है, लेकिन उनमें कुछ सिमिलरिटीज होती है, दैट इज वाई उनको पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेंथरा हैज another specific epithet called tigress, ठीक है। इसी तरह सोलिनम includes species like nigrum and melongena, ठीक है। देखो, जैसे आपने क्या देखा यहाँ पे, इसका नाम क्या है? पेंथरा, पेंथरा लियो, ठीक है। पेंथरा लियो, एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। पेंथरा लियो, ठीक है। इसी तरह आपको आएगा पेंथरा टाइग्रिस, इसी तरह आपको पेंथरा पैराटोडोन आएगा, ठीक है। तो ये जो पेंथरा है, पेंथरा जीनस है, एंड यहाँ से जो सेकंड वाला पार्ट है, लियो है या टाइग्रिस है, ये सारे क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन सबका जीनस क्या है? कॉमन है। कौन सा जीनस है? पेंथरा है। आया समझ? पर्टिकुलर स्पीशीज जो रिलेटेड होते हैं, जैसे लॉयन और टाइगर जो रिलेटेड है आपस में, तो उनकी स्पीशी अलग अलग है, लेकिन वो एक ही जीनस में आएंगे क्योंकि उनमें सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए इनका यहाँ पे जो जेनरिक वाला पार्ट है, जेनरिक नेम ये कॉमन आएगा, ठीक। इसी तरह सोलिनम जो है, सोलिनम जो एक जिनस है, इसमें क्या क्या आती है? नाइग्रम जो स्पीशी वो भी आती है, यहाँ पे ट्यूबरोसम ये स्पीशी भी आती है, यहाँ पे मेलोंजेना ये भी आता है, ठीक। ह्यूमन बीइंग्स belong to species sapiens, which is grouped into genus homo. The scientific name for the human beings is written as homo sapiens. homo sapiens क्या है? ये ह्यूमन बींग्स का नाम है। इसमें होमो हमारा जीनस है, ठीक है। होमो क्या है? जीनस है। एंड स्पीशी क्या है? स्पीशी हमारी सेपियंस है, ठीक। आया समझ? सिंपल सी बात है। इसी तरह आप नीचे जाओगे तो आपको आ जाएगा जीनस, जीनस आप खुद पढ़ोगे, फैमिली ये भी आप खुद पढ़ोगे, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे भी यही बनाया है, ठीक है, देखते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है आपको? किंगडम है, इसके बाद फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक। तो हम लास्ट पे आ जाते हैं किंगडम पे। किंगडम में क्या लिखा है? लास्ट वाला जो कैटेगरी किंगडम से पहले आती है उसको हम बोलते हैं फाइलम, ठीक है ना, फाइलम, और प्लांट्स में इसको डिवीजन बोलते हैं। तो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी, याद रखना, हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम, ठीक है। किंगडम एनिमलिया, एनिमल जो भी है, ठीक है, वो जिसके जितने फाइलम्स है, चूंकि वहां पे आपको मिलेंगे 11 फाइलम्स, ठीक है। 11 फाइलम्स में एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। लास्ट पे वो सारे फाइलम्स एक ही किंगडम में ऐसा, उनको एक ही किंगडम असाइन किया गया है, उसको क्या बोलते हैं? एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमलिया, ठीक है। द किंगडम, इसी तरह किंगडम प्लांट ही आपको मिलेगा, ठीक। अदर हैंड इसमें क्या है? डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स, henceforth we will refer to these groups animals plants, ठीक है। उसके बाद अलग चैप्टर है इसके बारे में, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम के बारे में, ठीक। तो द टेक्सोनॉमी कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम हैज बीन शोन, ठीक है। तो ये तो आप खुद ही पढ़ लोगे, ये शो किए गए हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा टेबल है, ये देखते हैं पहले, देखो, काम करते हैं। हम्म,
यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से नाम रखा जाता है, मैन जो है, ठीक है, कॉमन है, मेन है। बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियन। तो यहाँ पे आपको पूछूंगा कि जीनस क्या है, तो सिंपल सी बात है, जीनस क्या है, होमो जीनस है। तो यहाँ पे लिखा है जीनस होमो। ये किस फैमिली में आता है, होमोनिडी फैमिली में आता है। ऑर्डर क्या है इसका, प्राइमेटा है। क्लास क्या है, मेमिलिया है। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। उसके बाद किंगडम कौन सा है, एनिमल किंगडम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह बाकी है, ये सब आपको याद रखने हैं। सपोज ये तो एक एनिमल किंगडम का हो गया, ये प्लांट किंगडम का है क्या, ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, ट्राइटिकम एस्टिवम किसका नाम है, वीट का नाम है, वीट का बॉटनिकल नेम। इसका जीनस ट्राइटिकम, नाम से ही पता है हमें। फैमिली क्या है इसकी, पोएसी। ऑर्डर क्या है, पॉइलस। ठीक है, क्लास क्या है, मोनोकोटिल्डिनिएसी, मोनोकोटिल्डिनिए, ठीक है, सॉरी, मोनोकोटिल्डिनिए। ठीक, एंड फाइलम क्या है, एंजियोस्पर्मी। फिर तो किंगडम क्या आएगा, प्लांट किंगडम। ठीक है ना। अब यहाँ पे एंजियोस्पर्मी है इसका फाइलम, मतलब ये एंजियोस्पर्म है, ये फ्लावर देता है। ठीक, मोनोकोटिल्ड मतलब ये मोनोकोटिल्ड है, डाइकोटिल्डन नहीं है। ठीक है, इसी तरह पॉइलस, पोएसी, ट्राइटिकम, ये भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को देख के ये नाम दिया जाता है। ठीक, इसी तरह से ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। मे बी आपको सपोज नीट में क्वेश्चन पूछा जाए, मुझे बोल दो हाउस फ्लाई का क्या ऑर्डर है। ठीक, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर डिप्टेरा है। ठीक है, डिप्टेरा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये टेबल आपको एटलीस्ट याद करना पड़ेगा। अगर आप और ऑर्गेनिज्म का नहीं करते हो, एटलीस्ट जो टेक्स्ट में है ये तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। अब टेक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए हमें कुछ ऐसे ग्रुप, एक ऐसी लेबोरेटरीज चाहिए, या ऐसे कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे ये सारे एक जगह रखे गए हों। ठीक है, या जहाँ पे इनको लाया जाता हो, या जहाँ पे हमें अवेलेबल हो। ऐसे आपको बोलेंगे जाओ मुझे बोलो हाथी के बारे में पढ़ के दो, आप कहाँ से हाथी को ढूंढोगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई जगह दी जाए, बोले यहाँ पे हाथी है, जाओ उसके बारे में पढ़ो, तो आप वहाँ पे देख के बैठ के हाथी के मॉर्फोलॉजिकल फीचर देख सकते हो, उसकी जो खाने की चीजें हैं, वो क्या खाता है, कैसे ग्रेज करता है, क्या करता है, तो वो देख सकते हो। ठीक है, इसीलिए टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ये सब करने में, ये स्टडी करने में, या क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें करने के लिए क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल एड्स। कुछ बहुत सारे एड्स हैं, 2-4 हमारे टेक्स्ट ने दिए हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमें दिया है उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम। ठीक है, हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब के सब इंपॉर्टेंट, ये आपको एक एक करके याद रखने पड़ेंगे, इनमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। ठीक है, हर्बेरियम में क्या होता है, स्टोर हाउस होता है। किसका स्टोर हाउस होता है, कलेक्टेड, पहले उनको कलेक्ट किया जाता है, प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, एक तो पहले ड्राइड होते हैं, उसके बाद प्रेस्ड होते हैं, एंड फिर प्रिजर्व्ड होते हैं ऑन शीट्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इतना ही आपसे पूछा जाएगा। देखो, जो हर्बेरियम शीट्स होते हैं, हर्बेरियम शीट्स को क्या होता है, हर्बेरियम शीट एक पेपर पे एक प्लांट को ड्राई करके प्रेस किया जाता है, फिर उसको बंद किया जाता है पर्टिकुलर पिन से। ठीक है, ताकि वो खराब ना हो। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए कि हर्बेरियम क्या होता है, स्टोर हाउस होता है किसका, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस का, जो ड्राई किए होते हैं, उसके बाद प्रेस किए होते हैं, उसके प्रिजर्व शीट्स पर रखे जाते हैं। ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दीज शीट्स आर अरेंज्ड, इनको अरेंज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। इनको अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनको जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। These specimens along with their description are on herbarium sheets become a storehouse and repository for future use। ठीक है, हर्बेरियम शीट जो होता है उसके एक कॉर्नर में लिखा होता है कि ये प्लांट जो है इसका नाम क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये कहाँ से कलेक्ट किया गया, और सब चीज़ें जो मेन मेन फीचर है वो लिखे गए होते हैं। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये प्लांट क्या है, इसके बारे में क्या क्या हमें क्या इसमें क्या क्या फीचर है, वो वहीं पे हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर यूज के लिए रहता है हमारे, हम फ्यूचर में भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई करके प्रेस करके रखा जाता है, तो ये खराब नहीं होता। The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection. English English name, local and botanical names, family, collector's name, etc. Herbaria also serve quick referral systems in the taxonomic studies. तो कुछ पॉइंट्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको पता होना चाहिए हर्बेरियम में क्या होता है, क्या क्या चीज होती है। दूसरी बात, क्या क्या हर्बेरियम शीट जो है क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है आपको, ये आपको देता है अबाउट डेट, कब आपने कब कलेक्ट किया, प्लेस कहाँ से कलेक्ट किया, इसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, इसकी फैमिली क्या है, कलेक्टर जो है जिसने इसको कलेक्ट किया उसका क्या नाम है।
क्विक रेफरल के लिए अगर आपको पूछा जाए क्विक रेफरल के लिए कौन सा टैक्सोनॉमिक एड इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे क्विक रेफरल के लिए कौन सा है, हर्बेरियम। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको हर्बेरियम के बारे में, तभी अगर कोई भी क्वेश्चन हर्बेरियम से पूछा जाता है तो आप उसको आंसर करते हो। ठीक है, सिंपल है, उतना मसला तो है नहीं, पर ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, क्या क्या क्विक रेफरल है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन भी देता है, ये हमें इन्फॉर्मेशन और भी प्रोवाइड करते हैं, फैमिली क्या है, और ये क्विक रेफरल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा है, बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, यहाँ पे गार्डन्स होते हैं, ठीक है, जिनमें लिविंग प्लांट्स रहते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, हेर्बेरियम में डेड प्लांट्स होते हैं जो ड्राई करके प्रेस करके रखे गए होते हैं, लेकिन जो आपका बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पे लिविंग प्लांट्स होते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये गार्डन में ग्रो किए जाते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट इज बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। यहाँ पे आपको बॉटनिकल नेम आएगा, ठीक है, बॉटनिकल नेम आएगा, एंड आपको साइंटिफिक नेम आएगा, या बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम, ठीक है, एंड इट इज फैमिली। फैमिली कौन किस फैमिली से बिलोंग करता है वो आपको लिखा होता है उस पे। कुछ फेमस, सपोज फेमस बॉटनिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लैंड में एक फेमस बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन एट क्यू, ठीक है, बहुत सारे। सपोज इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे, हावड़ा इंडिया में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन सॉरी बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, वो है आपका लखनऊ में। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि फेमस बॉटनिकल गार्डन आपको मिलेगा क्यों इंग्लैंड में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन आपको हावड़ा इंडिया में मिलेगा, एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कहाँ पे मिलेगा, लखनऊ में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन में क्या क्या होता है, प्लांट का साइंटिफिक नेम एंड फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम एंड फैमिली लिखा होता है उस प्लांट के, उसको लेबल किया जाता है, उसके साइड में लगाया होता है। अब आते हैं म्यूजियम उस पे। तो जैसे ही हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हर्बेरियम जब हमने पढ़ा, हर्बेरियम का अपोजिट वाला है म्यूजियम सॉरी। हर्बेरियम में हम ड्राइड प्रेस्ड प्लांट्स को रखते हैं, म्यूजियम में हम ड्राइड प्रेस्ड एनिमल्स को रखते हैं एनिमल स्टडी के लिए। सपोज देखते हैं क्या लिखा है, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स, जैसे स्कूल्स में होते हैं या कॉलेजेस में होते हैं, ठीक है ना। तो ये वहां पे रखे जाते हैं, ज्यादातर कहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होते हैं, ठीक है ना, या स्कूल्स में या कॉलेज में। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ किसका, प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, ठीक है ना। तो ज्यादा फोकस पे एनिमल्स में ही होता है, किसमें, म्यूजियम में, लेकिन इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं। ठीक, तो म्यूजियम में आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ड्राइड एंड प्रेस्ड। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, इनको जार्स में रखा जाता है जिसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस रखे गए होते हैं ताकि ये खराब ना हो। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, म्यूजियम में प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, लेकिन हर्बेरियम में आपको प्लांट्स ही होते हैं बस। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस में आल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस, ये ड्राई भी रखे जाते हैं या इनको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी रखा जाता है। इंसेक्ट्स आर प्रेस्ड insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning। पहले कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद मारा जाता है, उसके बाद ड्राई करके पिन करके उनको इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। लार्ज एनिमल्स लाइक birds mammals usually stuffed and preserved। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ सिकल ऑफ एनिमल्स टू। ठीक है, जैसे वो कोई एनिमल होता है उसका क्या किया जाता है, उसकी जो आउटर बॉडी जो कवरिंग है, ठीक है, स्किन जो है वो ली जाती है, उसमें फिर कॉटन या कुछ भर के उसको और एनिमल की शेप में रखा जाता है वहां पे। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये आपके म्यूजियम के फीचर्स है, ये आपको याद रखने हैं। अब है जोलॉजिकल पार्क्स। जोलॉजिकल पार्क्स के बाद कीज लास्ट वाला होगा आई थिंक। अब जोलॉजिकल पार्क्स में क्या है, यहाँ पे आपको जैसे आपने बॉटनिकल गार्डन में क्या था, लिविंग प्लांट्स है, जोलॉजिकल गार्डन में लिविंग एनिमल्स है। ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट प्रोटेक्टेड इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है, यहाँ पे कोशिश की जाती है कि वो उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से मैच करे, ठीक है, अंडर ह्यूमन केयर, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन केयर होता है, यही डिफरेंस है जंगल से और जोलॉजिकल पार्क्स में। ये होता है कि यहाँ पे ह्यूमन केयर होता है और इनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें क्या फायदा होता है कि हम एनेबल होते हैं कि हम उनके फूड हैबिट्स के बारे में या उनके बिहेवियर के बारे में लर्न करें। ठीक है, ऑल द एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। जो मैंने पहले ही बोला, चिल्ड्रन लव विजिटिंग जूज कॉमनली कॉल्ड जू, zoological पार्क को कॉमनली जू कहते हैं हम,
और वहां पे क्या होता है, वहां पे एक ह्यूमन केयर में उनको रखा जाता है अंडर अ प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये भी सिंपल सी बात है। तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं zoological पार्क्स के, देख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट जो लास्ट वाला है वो है की। ठीक है, की एक अनदर टेक्नोनॉमिकल एड है जो यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब दोनों के लिए की को यूज किया जाता है, प्लांट्स के लिए भी एनिमल्स के लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी, जहाँ पे दो चीजें ली जाती हैं, यहाँ पे क्या सिमिलरिटी है क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम लीड बोलते हैं, पहले वही पढ़ते हैं। ठीक है, बेटर रहेगा। कीज जो है बेस्ड होता है किस पे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे, मतलब इनको हम कपलेट बोलते हैं। कंट्रास्टिंग पेयर मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्या इसमें ये है सपोज कोई फीचर, क्या इसमें स्किन स्किन पे हेयर है, यस नो। ठीक है, इसी तरह है नहीं है, इसी तरह कंट्रास्टिंग पेयर होता है, एक तो आपको सपोर्ट करता है दूसरा अपोज करता है। ठीक, दूसरी बीच में कोई चीज नहीं होती, यस या नो होता है, एक कपलेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, एक बोलता है कि इसमें है दूसरा बोलता है नहीं है। ठीक, ईच स्टेटमेंट मतलब इट रिप्रेजेंट्स अ चॉइस बिटवीन चॉइस मेड बिटवीन टू अपोज्ड ऑप्शन। ठीक है, आपको एक ऑप्शन एक्सेप्ट करनी है, एक रिजेक्ट होता है। सपोज रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन ओनली एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। ठीक है ना, एक को एक्सेप्ट किया जाता है दूसरे को रिजेक्ट किया जाता है, दो ही ऑप्शन होती है, इनको हम बोलते हैं कपलेट। ठीक है, कपलेट पेयर होता है। ठीक, ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ लीड, ईच स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं। एक एक स्टेटमेंट को, जो दो स्टेटमेंट होते हैं पेयर में, एक को हम बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं, लीड। सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है, तो फैमिली के लिए अलग आपको कीज चाहिए, जीनस के लिए अलग कीज चाहिए, स्पीशीज के लिए अलग कीज चाहिए। सिंपल सी बात है, ये आप खुद भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि जो फैमिली की होगी वो नहीं चलेगी स्पीशी में। स्पीशी में अलग कैरेक्टर, स्पीशी में आपको सिमिलर कैरेक्टर से आपको देखने क्या ये कैरेक्टर है इसमें, क्या ये कैरेक्टर इसमें है कि नहीं, नहीं तो ये स्पीशी नहीं है। ठीक है, फैमिली में अलग कैरेक्टर्स होंगे क्योंकि फैमिली में को बहुत ही कम कैरेक्टर्स आपस में मैच करते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि कीज जनरली एनालिटिकल होती है नेचर में। और एक पॉइंट ऊपर जो हमने पढ़ा अभी zoological पार्क्स में, आप याद रख सकते हो, लिखा था यहाँ पे आपको ये लिखना है कि ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये आपको पॉइंट याद रखना है, इसको रखा जाता है यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स, जिनको वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे याद आ गया। ठीक, हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वाले पेज पे। ये भी अच्छा ही पेज है, सॉरी दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अब और दो तीन चीजें हैं जो हमारे एड्स हैं। ठीक है, एक तो है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। ठीक है, हमारे टेक्स्ट ने क्या क्या दिया है, एक तो फ्लोरा दिया है, मैनुअल दिया है, मोनोग्राफ दिया है, कैटलॉग नहीं दिया है। चलते हैं, दे ऑल्सो हेल्प करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा जो आपका पहला दिया है फ्लोरा, फ्लोरा क्या कंटेन करता है, कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। ठीक है, गिवन एरिया में एक्चुअल एक्चुअल में कितने प्लांट्स है, उनका हैबिटेट क्या है, वो सब हमें फ्लोरा देता है। एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया, दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये आपको इंडेक्स देते हैं पर्टिकुलर एरिया में कौन सा स्पीशीज पाए जाते हैं। इसके बाद मैनुअल्स आएंगे, मैनुअल्स यूजफुल होते हैं प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया। मैनुअल्स आपको आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज रहते हैं उनके नेम्स आपको मैनुअल्स देते हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन नेम्स के लिए। मोनोग्राफ्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टेक्सन। मोनोग्राफ्स आपको पर्टिकुलर टेक्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक, तो ये रहे आपके फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। ठीक, मोनोग्राफ्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर टेक्सा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो होप करता हूँ सिंपल सा चैप्टर था, इजीली हमने कंप्लीट किया, कुछ नहीं था, सिंपल ही है, तो इसमें ज्यादा करने की जरूरत तो थी नहीं। होप करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। फिर से बताऊंगा कि टेक्स्ट ही पढ़नी है, जितनी ज्यादा टेक्स्ट पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, जितनी ज्यादा बाहर पढ़ोगे उतनी ज्यादा चांस है क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला टॉपिक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट वाला चैप्टर वो रहेगा चैप्टर नंबर 2, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ समझ में आ गया होगा और आप कंटिन्यूअसली टेक्स्ट पढ़ते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।